पहले तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर आज टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं उसके अंदर हमारी बेटी और टेबल टेनिस के अंदर एक इतिहास आज रहता है भाविका पटेल ने, जिसने कल वर्ल्ड नंबर 3 को हराकर फाइनल्स में एंट्री ली और आज वर्ल्ड नंबर 1 से हारकर देश के लिए पहला टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल ओलंपियाड में लाने का काम किया। मैं पूरी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रत्येक नागरिक हमारे देश के आज गर्व महसूस कर रहे हैं हमारी उस बेटी पर, जिसने पैरा ओलंपिक्स में देश को पहला मेडल, वो भी सिल्वर मेडल जिताने का काम किया है। और मैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भाविका को धन्यवाद तो करता ही करता, साथ में आज सुबह फेडरेशन के जो हमारे तमाम सीनियर साथी थे उनने चर्चा कर TTFI की तरफ से 31 लाख रुपया भाविका को जैसे ही वो इंडिया वापस लौटी दिल्ली में फंक्शन कर फैसिलिटेट करने का फैसला लिया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, देश के तमाम नागरिकों ने भाविका का आभार प्रकट किया है, कि अपने आप में दर्शाता है कि कोई भी इम्पेयर्डनेस, डिसेबिलिटी किसी को अपना लक्ष्य अचीव करने से रोकती नहीं है। और जिस तरीके से व्हील चेयर पर क्लास 4 जो टाइप का ये इवेंट था, इसके अंदर उसने अपना दमखम दिखाया है। ये मोटिवेट केवल मात्र टेबल टेनिस में ही नहीं, तमाम पैरा स्पोर्ट्स के अंदर हमारे आने वाले भविष्य के खिलाड़ियों को भी करेगी। और साथ में जिस तरीके से दीपा मलिक की लीडरशिप में पूरा कंटिंजेंट गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहला मेडल नहीं है, ये आने वाले दिनों में मेडलों की झड़ी लगाने का भी पैरा ओलंपिक्स में टोक्यो में काम करें। सेशन के बाद आप लोगों से मुलाकात तो नहीं, मगर कई चर्चाएं बारी बारी जो लैंड एक्विजिशन पे अमेंडमेंट आई उसके ऊपर विपक्ष के कई साथियों ने निरंतर करी है। मैं कई डाटा आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा कि जनवरी 2021 से लेकर अगस्त के अंतिम दिनों में हम बैठे और ई भूमि के माध्यम से अलग अलग 49 प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स थे, जैसे एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात थी, मंडी बनाने की बात थी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन की बात थी, अलग अलग 49 प्रोजेक्ट्स के लिए हरियाणा सरकार ने 845 एकड़ जमीन किसानों से ली है, जिसके बदले में 360 करोड़ के लगभग पैसा किसानों को मिला है। और उसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी बड़ी वेरिएशन के हैं, जैसे एम्स रेवाड़ी, क्योंकि बहुत लंबी एक मांग भी उस इलाके की थी, लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया। हमारी 3 दिन पहले बैठक हुई और 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 140 एकड़ जमीन किसानों को अपनी सहमति से उस प्रोजेक्ट के लिए देने का। करनाल एयरपोर्ट की हमारी एयर स्ट्रिप के एक्सटेंशन का काम था, 52 एकड़ जमीन उसके लिए है। जींद हमारा पुराने जिलों में से एक जिला गिना जाता है और एक बहुत बड़ी समस्या जींद के अंदर पीने के पानी की, और उसके लिए ओवर द पीरियड हमारे प्रयास भी रहे कि वहाँ वाटर वर्क्स की जो एक डिमांड है उस शहर की, उसको पूरा किया जाए। और पिछली जो हमारी ही भूमि की बैठक थी, वहाँ किसानों ने अपनी सहमति से 46.9 एकड़ जमीन सरकार को देने का फैसला लिया है। और उसके साथ लगती हुई 10 एकड़ जमीन और 2 फार्मर की, हमने उनसे भी आग्रह किया है कि वो सेम रेट पर अगर देना चाहे तो सरकार उसको जरूर दे। मगर
ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ये जो शायद पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आज से बहुत सालों पहले बन जाने चाहिए, मगर ये डिले इसकी वजह से आया। चौटाला गांव के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 एकड़ जमीन आई। फरीदाबाद से नोएडा को कनेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए ब्रिज बन चुका, मगर रोड एक्सेस पिछले 5 सालों से नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी लैंड एक्विजिशन नहीं हो सकती। मगर इस बार ई भूमि के अंदर फार्मर्स की सहमति से हमने 40 एकड़ जमीन 90 लाख से लेकर 1 करोड़ और 15 लाख के बीच की वैल्यू की अलग अलग कलेक्टरेट्स की लैंड, उनकी सहमति से, आपसी सहमति से हमने लेने का काम किया। और तो और आज से 9 महीने पहले कहा जाता था कि मंडियां बंद हो जाएंगी। इस पिछली बैठक के अंदर हमने सिरसा के अंदर नई अनाज मंडी, क्योंकि शहर की मंडी बहुत छोटी पड़ती थी और प्रोक्योरमेंट पैडी की, वीट की बहुत ज्यादा वहां पर है, कॉटन की बहुत बड़ी मंडी है। 56 एकड़ जमीन अलग अलग फार्मर्स से, जो हमारा नया नेशनल हाईवे का बाईपास बना है 9NH9 का, उसके ऊपर 56 एकड़ जमीन नई अनाज मंडी के लिए हमने लेने का काम किया। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा, कई ऐसे लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं और उसकी चर्चा डिटेल के अंदर भी हमने हाउस में भी करी थी। उनके अंदर आज भी NHAI है और जो हमारा लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट है, उसके अंदर निरंतर एक्विजिशन होती रही है, मगर क्योंकि उसमें डिलेड पीरियड चलता है और एक कोर्ट में जाने की भी प्रक्रिया है, उसके लिए हमें ये अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और इससे किसी की ना तो जमीन नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए ली जाएगी या नॉन डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए या नॉन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए ली जाएगी। अगर आने वाले समय में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स जैसे वाटर वर्क्स है, एयरपोर्ट एक्सटेंशन है और जो प्रोजेक्ट्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको हम ई भूमि के माध्यम से ही लेने का काम करेंगे। जहाँ प्रोक्योरमेंट की बात आती है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, खरीफ के सीजन में हमने टोटल 15,325 करोड़ रुपया फार्मर्स के खाते में डीबीटी करने का काम किया। इसके अंदर जो हमारे आड़ती भाई हैं उनको 340 करोड़ रुपया जो उनकी सर्विसेज है, उनकी आड़त है, दामी के तौर पे देने का काम किया। पहली बार हुआ कि 9% इंटरेस्ट रेट पे अगर किसी फार्मर की पेमेंट डिले हो तो 1 करोड़ 20 लाख के लगभग उसको इंटरेस्ट हरियाणा सरकार ने उसके खाते में ही डीबीटी करके देने का काम किया। और आने वाले दिनों में जब पैडी की, बाजरे की, मूंग की, मूंगफली की, मक्की की प्रोक्योरमेंट होगी, उसके अंदर भी तमाम फार्मर्स को इसी तरीके से डीबीटी के माध्यम से 48 से 72 घंटे के बीच में उसके पैसे को ट्रांसफर भी करेंगे और अगर डिलेड होगा तो उसका इंटरेस्ट देने का भी निर्णय लेंगे। पैडी के लिए रबी के अंदर मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि जीरी के लिए 199 मंडी पूरे हरियाणा में हमने नोटिफाई कर दी और 25 सितंबर से 1940 रुपए प्रति क्विंटल MSP के ऊपर हम जीरी खरीदने का काम करेंगे। बाजरे के लिए 86 मंडियां प्रदेश भर के अंदर नोटिफाई करी गई। मक्की के लिए 19 मंडियां पूरे प्रदेश भर के अंदर नोटिफाई करी गई। मूंग के लिए 38 मंडियां और मूंगफली के लिए 7 मंडियां प्रदेश के अंदर नोटिफाई करी गई। MSP में आपके साथ साझा कर दूं, बाजरे का 1250 प्रति क्विंटल है, मक्की का 1870 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का 7275 रुपए प्रति क्विंटल और मूंगफली का 5550 रुपए प्रति क्विंटल है, जिसकी प्रोक्योरमेंट 1 अक्टूबर से तमाम डेजिग्नेटेड मंडियों में करी जाएगी। कितना बताया था? बाजरा 2250, 2250, 22 मूंग का 5550, मूंग का है 7275 रुपए प्रति क्विंटल, 38 मंडियां हैं। मूंगफली का 5550 रुपए 7 मंडियां है, मक्की की 1870 रुपए 19 मंडियां। साथ में मैं
एक चीज आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगा कि हमने पिछले दिनों प्रदेश भर के अंदर जो अन्न वितरण प्रोग्राम था उसकी शुरुआत करी और उसके अंदर 60,000 मेट्रिक टन वीट 1 करोड़ 22 लाख लाभार्थियों को हमने नवंबर 2021 तक देने का निर्णय लिया है। 18 अगस्त को और 19 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में उत्सव के तौर पर बनाया गया है और 32 स्टेट्स और यूटीज के अंदर वन नेशन वन कार्ड के माध्यम से तमाम लोगों को इसका बेनिफिट आज मिल रहा है। एक जरूर खासियत है वन नेशन वन कार्ड की कि आज हमारे प्रदेश में 16,828 ऐसे कार्ड होल्डर है जो हरियाणा प्रदेश के राशन कार्ड होल्डर नहीं है, पर वो हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना का लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। कई लोग बारी बारी सरसों का तेल बंद हो गया इसका विषय बनाकर चर्चा कर रहे हैं। हाउस में भी कांग्रेस के सदस्यों ने इसका सवाल भी लगाया था और उसका जवाब दिया। उस दिन के बाद ट्रांजैक्शन और हुई है। मैं आपके साथ साझा कर दूं कि हमने ये निर्णय लिया था कि प्रति परिवार 2 लीटर सरसों के तेल की बजाय, क्योंकि इस बार सरसों की प्रोक्योरमेंट 0 थी गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा, तो 250 रुपए प्रति परिवार को जो देने का AAY में और BPL में हमारी सरकार का निर्णय था, उसके अंदर आज के दिन 7,20,000 से ज्यादा कार्ड होल्डर्स को हमने ये पैसा DBT किया है, जिसका कुल अमाउंट 17.95 करोड़ रुपया है। और इस महीने का अगर इंक्लूड हम करें अगस्त का, तो ये अमाउंट दुगना हो जाएगा। 1795 का मतलब 35 करोड़ से ज्यादा रुपया DBT के माध्यम से उन कार्ड होल्डर्स के खाते में अब जाएगा। इसके अंदर लगभग 11,41,000 AAY और BPL कवर होते थे, जिसके अंदर से 7.2 लाख लोगों के अकाउंट को हमने वेरीफाई कर दिया है। लगभग 4.2 लाख कार्ड होल्डर ऐसे हैं जिनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज ने मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in एक पोर्टल बनाया है जो PPP के साथ भी लिंक्ड है, आपके राशन कार्ड के साथ भी लिंक्ड है। मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि अगर आप इसको आम जनता तक पहुंचाएं तो हम जल्द से जल्द 4 लाख लाभार्थी जिनके अभी अकाउंट्स अपडेटेड नहीं है आधार के साथ या उनके राशन कार्ड के साथ या परिवार पहचान पत्र के साथ, उनको भी लाभ उसका मिल जाएगा। एक चीज जरूर मैं एडिशनली कहना चाहूंगा कि जो लाभ है ये नहीं है कि जिस दिन अकाउंट अपडेट होगा उस दिन के बाद। सरकार ने निर्णय जिस दिन लिया है जुलाई अगस्त, अगर 2 महीने का कोई सितंबर में अकाउंट बना अपना अपडेट करेगा तो उसको जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का इकट्ठा 750 रुपए हम DBT करने का काम करें। एक हमारे राशन डिपोज को फेयर प्राइस शॉप के और आगे ले जाने के लिए हमने पायलट प्रोजेक्ट 5 जिलों में और अलग अलग फेयर प्राइस शॉप्स के ओनर्स के साथ मिलकर शुरू किया था, जिसके अंदर 4 मल्टीनेशनल कंपनीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़ा था। ये प्रोग्राम थे सी समर्थ और FMGC कल्याण, और उसके अंदर आज 8 हफ्ते पूरे होने पर मुझे खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि हमने 7 दुकानें चुनी थी जिनके अंदर SBI ने डिपो होल्डर्स को ट्रेनिंग दी थी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, और उनको लिंक किया था कि वो भी बैंक का एक सब बैंक के तौर पे काम करें। और उन 7 दुकानों में 8 हफ्तों में 24,40,000 रुपया ट्रांजैक्ट हुआ जुलाई में और 27,60,000 रुपया ट्रांजैक्ट हुआ अगस्त के महीने में आज। और ये बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है कि पायलट हरियाणा प्रदेश ने अपने फेयर प्राइस राशन डिपो शॉप्स के साथ शुरू किया था। इसके साथ साथ जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हमने जोड़ी थी 63 शॉप्स के साथ 5 जिलों में, जिसमें करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर और पंचकुला है। उनके अंदर 7,04,000 रुपए की उनने इन्वेंट्री परचेज कर और 2,29,000 रुपए की सेल
इन मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स की अपनी फेयर प्राइस शॉप से 8 हफ्तों में करने का काम किया। और अब हमारा टारगेट है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर के अंत से पहले जो हमारे पायलट डिस्ट्रिक्ट जो क्वालिफाइड लिटरेट फेयर प्राइस शॉप ओनर्स हैं, उनको 7 नहीं बैंकिंग फैसिलिटी के लिए टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हम 500 ऐसी राशन डिपोज को बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और साथ में जो पायलट प्रोजेक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज का 5 जिलों में शुरू किया गया था, उसको 22 के 22 जिलों के अंदर ले जाने का हम काम करेंगे। जहां रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती है, मैं आपके साथ साझा कर दूं कि वैट, सीएसटी, जीएसटी और एक्साइज 4 प्रकार के प्रदेश में हम टैक्स कलेक्शन करते हैं। जिसके अंदर 18-19 में हरियाणा प्रदेश की टोटल कलेक्शन जो थी वो 37,350 करोड़ रुपए की, 19-20 की 39,837 करोड़ रुपए की थी। और डिस्पाइट कोविड 20-21 के अंदर हमारा जो टैक्स कलेक्शन था चारों ब्रांचेस का वो 45,115 करोड़ रुपए था, जो कि 13.26% इंक्रीज। जिसके अंदर अगर मैं सिर्फ 1 अप्रैल से लेके और आज तक की बात करूं, 28 अगस्त तक, 29 अगस्त तक की, तो 20-21 में हमारा कलेक्शन 12,831 करोड़ हुआ। और 21-22 में जबकि हमने कोविड की सेकेंड वेव भी इसके दौरान देखी, मगर क्योंकि इंडस्ट्रीज भी चलती रही और दुकानों को भी हमने स्टैगर्ड तौर पे खोला, इसके अंदर मुझे भी खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि जो टैक्स कलेक्शन है that has increased in these 4-5 months. From last year it was 12,831 करोड़ और इस साल अब तक आज तक 1 अप्रैल से 20,558 करोड़ रुपए है, जो कि लगभग 58% का इंक्रीज है फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के इस पैर के अंदर। साथ में जो हमारे वेंड्स की ऑप्शनिंग, क्योंकि सेकंड वेव में लॉकडाउन रहा, डिलेड रही और जून के अंदर जाकर हमारा एक्साइज ईयर शुरू हुआ था। लास्ट ईयर हमारा टारगेट ये था कि रिजर्व प्राइस 3128 करोड़ था और जो हमारे ऑप्शन हुए थे, जिसमें हमारे 2 वेंड ऑप्शन भी नहीं हो पाए थे सोनीपत के, उसके बावजूद भी हमारी कलेक्शन जो थी वो 3559 करोड़ रुपए की। इस साल कोविड में हमने निर्णय लिया था कि 10% इंक्रीज पे अगर कोई अपने वेंड रिटेन करना चाहता है तो रिटेन कर सकता है। उसके अंदर 85% के लगभग हमारे जो वेंडी थे उनने अपना रिन्यूअल कराया। उसके साथ साथ बचे 15% भी पहली बार है प्रदेश के इतिहास में कि लेस देन 50 डेज में तमाम हमारे जोन ऑक्शन हुए और जो कुल रेवेन्यू आया है वो पिछले साल जहां 3559 करोड़ था, इस साल 3803 करोड़ रुपए थे, जिसमें 250 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है। साथ में हमारे जो नए एक्ट में एक्साइज में अमेंडमेंट्स थे और शक्तियां बढ़ती गई, उसमें पिछले साल 1249 ब्रीच केसेस हमने प्रदेश में दर्ज किए और उसके बदले में 257 करोड़ रुपया पेनल्टी के तौर पे हमने अलग अलग लोगों पे लगाए। कई लोग लिटिगेशन में गए, कई ने पेनल्टी भरने का काम किया, कई आज डिपार्टमेंट को अपनी रिप्रेजेंटेशन देके उस पर इंक्वायरी झेल रहे हैं। उसके बावजूद भी 257 करोड़ में से 136 करोड़ रुपया हमने पूरी तौर पर रिकवर करने का उन लोगों से काम किया है। एक चीज और कि जो हमारा एडिशनल कोटा डिपार्टमेंट का उठता है, उसमें 17-18 में 12.9% था, 18-19 में 3.7% था, 19-20 के अंदर मैं नहीं बता सकता क्यों 0.05% था, मगर 20-21 के अंदर क्योंकि सख्ती रही, नए लॉ का लोगों को डर रहा, 25.45% एडिशनल हमारे एक्साइज का कोटा उठा। साथ में लास्ट ईयर लैंड रजिस्ट्रेशन को बारी बारी लोगों ने टारगेट किया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लास्ट ईयर अगस्त के सेशन में हमने 7A का जो लॉ था उस पर अमेंडमेंट करी थी और कहा था कि अब 1 एकड़ में अब 1000 गज से ऊपर की कोई रजिस्ट्री होगी
उसके लिए एनओसी की जरूरत नहीं, मगर 1000 एकड़ से अगर नीचे की कोई रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको डीटीपी से और यूएलबी से दोनों से एनओसी लाने का काम करना पड़ेगा। पिछले सितंबर से लेकर आज तक 2.8 लाख डीड्स हमारे अर्बन एरियाज में रजिस्टर हुई है, जिसके अंदर 6184 डीड्स ऐसी है जिनके अंदर एनओसी लेकर दोनों डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन हुई। टोटल जो स्टैंप ड्यूटी थी वो 19-20 के अंदर हरियाणा सरकार को 536 से 5368 करोड़ रुपए की आई। कोविड 20-21 को हिट किया, जिसके अंदर 4509 करोड़ रुपया हमारा टोटल कलेक्शन था। मगर एक अच्छी चीज है कि इस बार हमारी तहसीलें सुचारू तौर से चलती रही और आज तक 1 अप्रैल से लेकर आज तक जो स्टैंप ड्यूटी प्रदेश को आई है वो पिछले इन 4-5 महीनों के अंदर 2692 करोड़ है। और मेरा ये अनुमान है कि जो हमारा 19-20 का 5368 करोड़ था, आज उसका 50% हमने अचीव किया है। और इसको देखते हुए हम शायद 6 और 7 हज़ार करोड़ के बीच में स्टैंप कलेक्शन इस साल करने का काम करेंगे। वहीं जहाँ रजिस्ट्रेशन की बात करी जाती है, रजिस्ट्रेशन फीस जो डिपार्टमेंट को 19-20 में 332 करोड़ आई, 20-21 के अंदर क्योंकि तहसीलें निरंतर कोविड की वजह से बंद रही फिर भी 338 करोड़ आई। आज 21-22 के अंदर अगर हम 3-4 महीने के इस दौर को देखें तो हमने हमारा 19-20 का जो था उसका भी 40% अचीव करने का काम किया, जो कि 193 करोड़ है कंपैरेटिवली 19-20 पूरे वित्त वर्ष के अंदर, जहाँ 432 करोड़ 338 करोड़ 20-21 में था, 19-20 में 432 करोड़ रुपए था। और 20-21 में आज 29 अगस्त से पहले 28 अगस्त की अगर मैं रात की बात करूं तो 193 करोड़ रुपीस हमने उसके अंदर कलेक्ट करने का काम किया है। एक चीज और, तो हरियाणा प्रदेश से शुरू होकर आज देश भर के अंदर 8 राज्यों में स्वामित्व के तौर से जानी जाती है, जिसको हमने नाम दिया था लाल डोरा मुक्त ग्राम। इसके अंदर आज के दिन में पूरा सर्वे जो है वो हरियाणा प्रदेश के 2409 गांव का हो चुका है, जिसमें 8 अलग अलग फेजेस हैं और उसके अंदर 8,18,000 हमने प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया है और उसके साथ साथ 1,75,000 ओनर्स को उनकी डीड्स भी हरियाणा सरकार दे चुकी है। और 1,75,000 जो डीड्स है वो 2045 गांव के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। कई क्योंकि आपसी सहमति गांव में नहीं बनती, इसका प्रोसेस हमने बना रखा है कि वीडियो लेवल पर, डीसी लेवल पर वो ऑब्जेक्ट कर उसकी फेयर सुनवाई भी कर सकते हैं और सुनवाई कर उसका टाइमलीनेस के साथ प्रेजेंटमेंट अपनी रिजॉल्व करा के फैसला करवा सकते हैं। तो प्रदेश के अंदर ई भूमि से लेकर स्वामित्व तक हमने जो बड़े बदलाव करे हैं, आज उसका लाभ आम नागरिक को देखने को मिल रहा है। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ जिस प्रगति के साथ प्रदेश ने आज तक काम किया है, आने वाले दिनों में डिजिटलाइजेशन का लाभ उठाकर हम इससे ज्यादा प्रदेश के अंदर बेनिफिट प्रदेश के नागरिकों को करवा। तब कोई आपके सवाल? ये सर ई भूमि से जो परचेज कर रहे हैं उसमें किसान को पेमेंट का, जिसकी जमीन ली जा रही है, पेमेंट का कोई सर्टेन पीरियड सेट किया है? जैसे ही किसान अपना सहमति पत्र साइन करता है उसका एक टाइम बाउंड मैनर है, शायद 30 दिन का है जो पीरियड है, उसके अंदर उसकी ट्रांसफर कंसर्न डिपार्टमेंट को लैंड हो जाए और साथ के साथ डीबीटी उसका जो अकाउंट अपडेटेड होगा उसके अंदर हम करते हैं। लैंड ट्रांसफर के साथ ही पेमेंट 30 डेज के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस जो है ट्रांसफर का, इसको फॉलो किया। ये जो जिसके बारे में कहा कुछ पक्षी लोगों कांग्रेस ने उस बिल के ऊपर आपत्ति जताई थी, उनका मुख्य बात एक प्राइवेट जो मॉडल है जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने आगे क्लैरिफाई किया था कि गवर्नमेंट लैंड उसमें लिख ही रखा आपने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में की विधानसभा के बाद में, तभी उन्होंने उसे पीपीपी को बच्चे दे कि पीपीपी का मतलब ये है, इसके
क्या कोई क्लैरिफाई करना चाहते हैं? सुरेंद्र जी, मैं एक चीज बड़े सीरियसनेस के साथ उस पर कमेंट मैंने बत्रा जी की भी आती है दूरी लाइन पे किया था और आपके भी सवाल पे करता हूं कि वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलेंगे, जिसकी अंदर गवर्नमेंट की स्टेक होल्डरशिप रहेगी और जो लैंड ओनरशिप है वो हमेशा गवर्नमेंट के पास रहेगी। आज के दिन अग्रवा मेडिकल कॉलेज ग्राम पंचायत की जमीन लीज पे एक ट्रस्ट को दी गई और आज के दिन भी उस कॉलेज को चलाने के लिए निरंतर फाइनेंशियल एड जो है हरियाणा सरकार देगी। इस तरह के मेडिकल प्रोजेक्ट्स हैं, लॉजिस्टिक हब के प्रोजेक्ट्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं कि उनके लिए निर्णय लिया गया। यहाँ कोई किसी प्राइवेट आदमी को फैक्ट्री लगाएगा, वो अपनी 100% लीज पे ले, उन प्रोजेक्ट्स के लिए ये जमीन देने का निर्णय नहीं है। ये तो वो प्रोजेक्ट्स है जो कि गवर्नमेंट जिसके अंदर हिस्सेदार रहेगी और साथ में जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के नाम है। आने वाले समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट PSUs हैं, अगर वो हरियाणा के अंदर आकर खाद बनाने की कोई फैक्ट्री लगाना चाहती है, कोई पेट्रोलियम प्लांट लगाना चाहती है, कोई इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स लगाना चाहती है, तब भी तो हरियाणा सरकार उनको 30 ईयर 50 ईयर की लीज पे लैंड देती आई है और देती रहेगी। क्या उन प्रोजेक्ट्स से प्रदेश की प्रगति नहीं बढ़ेगी? मुझे लगता है कि अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आसपास के इलाके के अंदर भी उन्नति प्रगति हो। मगर ऐसा नहीं कि जैसे मारुति ने हमसे 900 एकड़ जमीन 800 मारुति के लिए 100 सुजुकी के लिए मांगी। उन प्रोजेक्ट्स के लिए तो जो हमारे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है, हम उनको ऑक्शन कर देने का काम करें। किसी भी प्राइवेट कंपनी को लैंड जब दी जाएगी वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं। तो ये जो ई भूमि पोर्टल था उसके माध्यम से अभी आपने बहुत सारी जमीन खरीदी थी, लैंड परचेज कमेटी की बैठक थी, तो इसका क्या औचित्य रह जाएगा सर? देखिए, ई भूमि के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइनल दौर में आते आते अटक जाते हैं और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि जो यमुना के ऊपर हमारा ब्रिज फरीदाबाद में बन रहा था, जिसका कनेक्शन नोएडा के जो ग्रेटर नोएडा एरिया है उसके साथ होना, अब उसके अंदर 40 एकड़ जमीन के ऊपर एक्विजिशन हो नहीं सकती और चर्चा फार्मर से 2016 की चल रही है। 16 से लेके 21 आ गया, 5 साल कास्ट हुआ हुआ ब्रिज पड़ा है, उसके एंट्री एग्जिट का एक्सेस नहीं मिल पाए, इसलिए प्रोजेक्ट डिले। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लीनियर प्रोजेक्ट कहलाए जाते हैं, जिससे केवल मात्र 1 या 2 व्यक्तियों का लाभ नहीं होता, और 1-2 व्यक्तियों के रुकने से हजारों लोगों का नुकसान जरूर ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हमें, मैं नहीं मानता कि हमें अभी तो प्रेसिडेंट का असेंट भी इसके अंदर आना है, जब तक प्रेसिडेंशियल असेंट नहीं आएगा जब तक ये एक्ट लागू नहीं होगा और गॉड फॉरबिड हमें कभी जरूरत भी ना पड़े। मगर ये अमेंडमेंट इसलिए कराएगी कि अगर ऐसे लीनियर प्रोजेक्ट को रुक जाता है जो स्टेट इंटरेस्ट का, नेशनल इंटरेस्ट का है, उसके अंदर एक्विजिशन अगर हमें करनी पड़े तो हम टाइमलीनेस के साथ पहले मतलब उसी प्रक्रिया से आप जमीन लेने के लिए जाएंगे जो एग्जिस्टिंग है, उसके बाद अगर सहमति नहीं बनती पहला तो कदम हरियाणा सरकार का रहेगा। वो पहले भी हमने क्लैरिफाई किया है, विधानसभा में भी किया है कि वो पहला कदम तो ई भूमि पर है। पर अगर ई भूमि के अंदर हमें 50 एकड़ के प्रोजेक्ट के लिए 47 एकड़ मिल गए और सेंटर में कोई 3 एकड़ नहीं देता तो हम कंसोलिडेशन एक्ट के तहत भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर वो शिफ्ट नहीं होता तो लास्ट रिजॉर्ट तो अगर प्रोजेक्ट बनाना है, चलाना है, उसके लिए तो कहीं ना कहीं सेफगार्ड हमें भी लोगों के इंटरेस्ट को करना पड़ेगा। ये लैंड एक्विजिशन का तो आपने कर दिया, काफी हो गया। एक थोड़ा हटके क्वेश्चन था जो कल घटनाक्रम होता है तो वो अफसर का वीडियो वायरल होता है, उसको आप किस तरह से देखते हो? 2018 बैच के एक IAS अफसर का वीडियो वायरल हुआ है और मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि जो बातें कही गई हैं और बाद में भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आए कि 2 दिन से नहीं सो पाए, वो शायद ये नहीं जानते कि किसान भी 365 दिन में से 200 रातें नहीं सोते
और उसके लिए इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल एक IAS अफसर का करना निंदनीय है। और मुझे लगता है कि जब उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब भी उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसके अंदर उनको इंटीग्रिटी और अपने एक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जरूर कार्रवाई हो और जो बात कही गई है उसका जवाब देने का काम। उसमें पिछली बार जो घटनाक्रम इसी तरह का क्षेत्र में घटा था तो आपने उसको इंटरेस्ट दिया था, जो सबसे बात करी, अफसरों की कार्रवाई करी। इस बार आपने क्या बात की? देखिए, जिस तरह का एक्शन वहाँ दूसरी ओर से भी दिखा है कि आप उसको सपोर्ट करते हैं, कस्सी से लेकर अटैक किया जा रहा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब नई मंडियाँ बन रही है, MSP पे फसल खरीदी जा रही है, किसी की जमीन को कोई भी आज के दिन किसी भी कंपनी ने कब्जा करने का काम नहीं है, तो आज विषय क्या बचा है? सबसे हैरानी की चीज है पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी का प्रोग्राम था, उसके ऊपर CM ने अपना बयान भी दे दिया है, मगर हम पॉलिटिकल प्रोग्राम, किसी की मूवमेंट, कोई अपने बच्चों के साथ जा रहा है, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, किसी के घर पे बैठने सुख दुख में जा रहे हैं, आप हर जगह विरोध करते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? मैं तो दुखी जरूर हूं, कल का बहुत दुखी हूं, मगर मैं पूछना तो आपके माध्यम से भी चाहता हूँ, वो 40 लीडर्स है कहाँ? जो घटनाक्रम कल हुआ या जो टोहाना में हुआ या जो जोगीराम सिहाग के जब वो अपनी बेटी के साथ थे टोल पे हुआ या रणबीर गंगवा की गाड़ी के साथ हुआ, इसका आखिरी उद्देश्य उन नेताओं के माध्यम से कुछ बताए तो सही की है क्या? जब हम एडिशनल मंडी के लिए जमीन खरीद रहे हैं, मंडियां बना रहे हैं, प्रत्येक क्रॉप को MSP पे खरीद कर डायरेक्ट, पहली बार है 1.5 साल में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो किसान के खाते में पैसा देता हो। हरियाणा ने देने का काम किया और पूरा पैसा, और डिले हुआ तो इंटरेस्ट देने का काम किया। उसके बाद भी उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। मतलब आज बोलता प्रधानमंत्री ने ये मीटिंग में समाचार उनको भिजवाया भी हम इस एक्ट को रेफर कर देते, हम अमेंडमेंट्स आपकी कोई है उनको डालने का काम किया, उसके बाद भी चर्चा पे नहीं। आपको खुद उन लोगों से पूछना चाहिए। तो आपको इस सारी चीज का सलूशन क्या नजर आता है कि वहाँ डेडलॉक बना है? मैं तो निरंतर बोलता है कि आप उन 40 लोगों से पूछिए, चर्चा करना चाहते हैं, मैं केंद्र सरकार से चर्चा करूँ। चर्चा जब तक नहीं हो, विषय समाप्त नहीं होगा। या तो ये पंजाब चुनाव को देखते हुए कदम है, वो भी 5 महीने बाद पूरा हो लेगा, फिर देखिए। मगर नागरिकों को 9 महीने से आपने एक एजेंडा के माध्यम से बिठा रखा है और अब आप इस एग्रेशन में आगे हैं कि आप तमाम तरीके की व्यवस्था को बिगाड़ने के ऊपर चल पड़े। पंजाब सरकार तो ये कह रही है, पीछे जाकर साहब ने बयान दिया पूरा मंच पे चढ़ के कि आंदोलन पंजाब में होना था, हम इसे मोल्ड करके हरियाणा की धरती पे ले आए। तो अब आप इसको थोड़ा एलोबरेट करो कि पंजाब में चुनाव बारी बारी बोलता है कि हरियाणा में ना मंडी बंद होगी, ना MSP खत्म होगी, ना किसी की जमीन पे कब्जे होंगे। अब पंजाब में अगर ये वारदात हो रही है और पंजाब के लोग परेशान हैं, तो पंजाब की सरकार इस पे जवाब दे। उनके तो खुद के पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी, नए अध्यक्ष भी हरियाणा को प्रेज करते आए। आपने खुद नवजोत सिद्धू का बयान देखा है, जो PCC पंजाब के अध्यक्ष हैं, और वो ये कहते हैं कि हरियाणा में गन्ने की जो रेट है बहुत अच्छे, और अगले दिन अमरिंदर सिंह को झुक के रेट बढ़ाने पड़ते हैं। ये तो अपने आप में दर्शाता है कि उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी फेल्ड है, और उस फेलियर की वजह से पंजाब के लोग नहीं, पंजाब के कुछ चुनिंदा नेता हरियाणा की जन भावनाओं को खराब करते हैं। अंत कहाँ देखते हैं? 9 महीने का वक्त बीत चुका है, आए दिन झड़प हो रही है, किसान पिटते हैं, किसान अरेस्ट होते हैं, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, प्रोटेस्ट होता है, लोकल जनता हरियाणा अंत तो एक ही है, कोई चर्चा करे और चर्चा कर। Sir, can't you suggest the Tamil Nadu like measure for Haryana also? I think Tamil Nadu or one of the state has refused to accept 3 bills. मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि ये फार्मर ओरिएंटेड बिल ही नहीं है। इन 3 एक्ट्स में फार्मर की इनसिक्योरिटी कहाँ है, उसके ऊपर भी तो चर्चा हो। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फार्मर्स को ढाल बनाकर
कुछ मिडिलमैन ने और कुछ यूनियंस ने इस एजिटेशन को चलाया है। सर, पंजाब सरकार की बात कर रहे थे आप। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बयान दिया है कि जो घटनाक्रम हुआ जिसमें प्रदर्शनकारी पे हिंसक हुए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं सरकार के एक प्रायोजित घटनाक्रम था, ये उन्होंने कल बयान दिया है। पंजाब सरकार का प्रायोजित था या हरियाणा का? हरियाणा का उनके अध्यक्ष तो कहते हैं कि हम तो इसको पंजाब में रखना चाहते थे, हरियाणा में चला गया। बहुत अच्छी बात है। पहले पंजाब सरकार इस पे तो जवाब दे कि जाखड़ साहब के उस बयान से क्या कांग्रेस की और पंजाब सरकार की मंशा साफ नहीं। और मैं तो हैरान हूं कि कल वाले घटनाक्रम के बाद ऐसे ऐसे कांग्रेसी हरियाणा के नेता सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव हो गए जिनको शायद प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव के बाद देखा ही ना। ऐसे लोग हैं जो इस एजिटेशन के अंदर जाकर आग लगाकर वापिस आके अपने घरों में बैठते। कौन सा कांग्रेस का ऐसा नेता है जिसने डे 1 से लेकर आज तक 9 महीने फार्मर के साथ उन टेंटों में गुजारने का काम किया? ये तो वो लोग हैं जो सुबह जाते हैं, फोटो कराते हैं और फिर 2 महीने 3 महीने बाद एक घटना पर बयान दे देते। दुष्यंत जी, जो कल घटना हुई थी उसमें एक किसान की मौत हुई है, धनौरा का किसान था सर, उसकी देर रात हार्ट अटैक आने से मौत हुई है सर। देखिए, हार्ट अटैक आने से नहीं, उसको चोट भी लगी थी, लाठीचार्ज के दौरान वो घायल भी हुआ था और देर रात उसकी मौत हुई है। और अभी मुकदमे भी सुने पूरे हरियाणा में दर्ज हो रहे हैं चारों तरफ कल के इंसिडेंट्स के अंदर। कल तो शायद जहाँ तोड़फोड़ हुई है, जहाँ कहीं व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया, पुलिस का काम है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और मेरे ख्याल से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कल बड़े ब्रीफली अपनी बात को आपके बीच में रखा है। पर आप सर उनकी बात नहीं सर, इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए क्या? एक डेथ हुई है सर, एक करना पड़ा। द वर्ड वाज माइल्ड यूज ऑफ फोर्स। अगर आप पे रणवीर जी मैं कस्सी से अटैक करूं तो आप फुल्लों की माला तो नहीं पहनाएंगे। दुष्यंत जी, मेरा सवाल एक छोटा सा रिएक्शन कर रहा था सर। करना दे दो, लेकिन वो वाला क्या माइल्ड था क्या सर? सर 9 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, जगह जगह पर 3 घंटे में पूरे हरियाणा को जाम कर दिया गया, 60 से ज्यादा जगहों पर। ऐसे में आपका स्टैंड क्या है? आप फार्मर के साथ हैं? पवन जी, मैं आपसे एक बात से सहमत हूँ कि कल 2 घंटे में सारा हरियाणा जाम कर दिया। मुझे ये तो बताओ, यूनियन लीडर जो 40 है वो अधिकतम तो पंजाब के और यूपी के हैं। जाम हरियाणा क्यों हो रहा है? एपिसेंटर हरियाणा क्यों बारी बारी बना रहा है? इसका जवाब तो वो 40 नेता दे कि कल के इंसिडेंट के बाद यूपी में जाम क्यों नहीं लगा, पंजाब में जाम क्यों नहीं लगा। वो चाहते हैं कि हरियाणा टर्मोइल में है, वो चाहते हैं हरियाणा की व्यवस्था बिगड़े और हरियाणा की जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है वो फेलियर की ओर जाए। वो हम फेल नहीं होने देंगे। मैं निरंतर बोलता आया हूँ कि एमएसपी देंगे, एक गाढ़े का देंगे, डायरेक्ट खाते में देंगे, मंडियां चलेगी, एडिशनल मंडी बनाने की जरूरत पड़ेगी पैडी में 199 के बाद, तो भी हम मिल्स को पिछली बार की तरह नोटिफाई कर मंडी बनाएंगे। मगर इस बार किसान को मंडी में रात गुजारने का मौका नहीं देंगे, उसका एक एक दाना हम प्रोक्योर करेंगे। दुष्यंत जी, 7 महीने हो गए, सेंटर और किसानों के बीच में कोई बात नहीं हुई है, उसको लेकर भी आपको पहलकदमी 2 महीने कम कर दिया। तो लास्ट बातचीत हुई थी, तो मैं तो बारी बारी कह रहा हूँ, केंद्र बारी बारी कह रही है, चर्चा करने तो नेता है। बड़े घटनाक्रम जो भी होते हैं, मैं तो सबसे ये आग्रह करूंगा कि आप समझो, कुछ लोग आज चाहते हैं कि प्रदेश की एग्रीगेरियन इकोनॉमी, प्रदेश की किसानी कमजोर। और अगर आप विश्वास रखते हो कि प्रदेश की किसानी कमजोर नहीं होने देंगे आप, तो आप इस मुहिम को, इस मूवमेंट को समझने का काम करें। ये मुहिम पंजाब में क्यों नहीं जा रही, राजस्थान में क्यों नहीं जा रही, ये मुहिम उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जा रही? बारी बारी तीनों प्रदेशों के लोग आकर हरियाणा को उकसा रहे हैं। इनका लक्ष्य हरियाणा की अर्थव्यवस्था के साथ किसानी को कमजोर करना इनका लक्ष्य। दुष्यंत जी, उकसाना एक तरीके से अपराध माना जाता है, डिसीजन का काम करवाना, और कई बार ऐसा हुआ है, तो अब तक कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कार्रवाई हो पाती है, अलग-अलग जगह वापस आ जाती है, अलग-अलग जगह जहाँ व्यवस्था बिगड़ी वहाँ कानूनी तौर पर जो कार्रवाई करनी पुलिस विभाग ने करी है, और आने वाले दिनों में उसके आपको सर फिर उसके बाद वापस जो लोग हैं उनको आप वापस छोड़ देते हैं।
कभी वो उपद्रवी बन जाते हैं, कभी मुट्ठी भर या कुछ लोग हो जाते हैं, कभी मास्क की वजह से पहचान भी नहीं होती सर, और कभी वो 3 घंटे में पूरा हरियाणा जो है वो ऐसे जाम कर देते हैं कि बसें नहीं चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है। इसका सभी जगह लोग इसका नुकसान किसको और फायदा किसको? इसका नुकसान केवल मात्र हरियाणा के लोगों को है, और फायदा अगर किसी को है तो उन यूनियंस के माध्यम से जिन स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा। तो सर सारी चीजें सरकार को पता है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करके इस आंदोलन को खत्म कर रहा है सरकार। अगर कोई कार्रवाई एक दिन में नहीं समयानुसार नहीं, राकेश टिकैत ने सर, दुष्यंत जी, राकेश सर 2019 में आपने कोई ट्वीट किया और ये कहा कि बेरोजगारी जो है वो हरियाणा लेवल पर है, और अब आपका जो स्टैंड है वो बदला है। देखिए, जिस एजेंसी की वो बात कर रहे हैं 2019 के अंदर उनके डायरेक्टर्स के ऊपर ईडी के मुकदमे दर्ज नहीं हुए। महाराज जब मुकदमे दर्ज हुए मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर तो पता चला वो दोनों व्यक्ति पी चिदम्बरम की कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहे, और वो फैक्ट्स है। उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा आया है उस डाटा ने क्लियर किया है कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 13% है, और हरियाणा आज के दिन 9.8%। आज के दिन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जरूर बेरोजगारी है, मगर उस लेवल पर नहीं है जो 28, 29, 40% बारी बारी दर्शाई जाती है। और हरियाणा में तो एम्प्लॉयमेंट के लिए नई इन्वेस्टमेंट आई है। आज 7,500 के लगभग की एम्प्लॉयमेंट तो फ्लिपकार्ट ने हमें कमिट करी है, जो अप्रोक्सीमेटली प्रदेश के अंदर आप मान के चलो 140 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बना है। वहीं दूसरी ओर पे एटीएल जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने अपनी प्लांट की कंस्ट्रक्शन जो है वो रोजगा मेवात के अंदर शुरू कर दी है। उसके साथ जेबीएल करके बस इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 1000 की एम्प्लॉयमेंट का निर्णय लेकर आज पलवल में अपनी फैक्ट्री लगा रही है। वही हम बात करें तो फोटो फिल्म की मैन्युफैक्चरिंग की 2 कंपनीज ने हमारे सालावास ब्लॉक में जमीन लेकर 2500 की एम्प्लॉयमेंट का हमें वादा किया है और स्टेट से बेनिफिट ली है, जिसके अंदर 48,000 रुपया अगर वो 50% से ज्यादा हरियाणा की एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो पर एनम पर एम्प्लॉय हरियाणा सरकार उनको रिवर्स करने का काम करेगी। और आज उसका नजरिया है, उसका असर है हमारी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का कि मारुति जैसी कंपनी के साथ भी हम फाइनलाइजेशन स्टेज पे है जब वो 900 एकड़ के अंदर खरखोदा में अपना प्लांट सेटअप करने का काम करेगा। सर एक बात सर ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कानूनों का क्या होगा ये देखा जाएगा, केंद्र का सब्जेक्ट आप बता देते हैं बार-बार, चर्चा के लिए भी कहा जाता है किसानों की चर्चा करते हैं। अब अगली बार सरकार कब तक इन बैरिकेडों के बीच में पुलिस के पहरे में अपने कार्यक्रम करती रहेगी? एक तो ये कब तक खत्म होगा आपकी तरफ से या किसानों की तरफ से? दूसरा, ये तमाम चीजें आम लोगों को परेशान कर रही हैं जिनको इन कृषि कानूनों से कुछ नहीं लेना, जो सरकार की तरफ ये देखते हैं क्या कम से कम हमें परेशानी ना हो, हम सड़कों पर आराम से चल सके, ये व्यवस्था ना हो। या तो सरकार फिर कार्यक्रम करना बंद कर दे, और करे तो कम से कम ये सुनिश्चित करे कि दोबारा लाठीचार्ज नहीं होगा, किसान वहां नहीं आएंगे। और आप एक पत्रकार हो, क्या आप ये गारंटी दे सकते हो कि जो सामाजिक तत्व वो व्यवस्था को ठीक रहने दे? हम तो बैरिकेड हटा दें। पुलिस का काम है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, और कोई व्यक्ति अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को खराब करता है, अगर किसी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की गाड़ी के शीशे तोड़ता है, गाड़ी तोड़ता है, अटैक करता है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें? क्या उनको फ्री पैसेज दे दे कि वो आकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को करें? मैं जरूर एक बात पर कल वाली घटना के बाद दुखी हूँ कि वहां सिर फोड़ने के बयान दिए गए एक अफसर द्वारा, वो उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स जो एक IAS अफसर के होने चाहिए वो उसको मीट नहीं करते, और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी समय अनुसार। तो दूसरे जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को खराब करेंगे, मुझे लगता है कि वो पुलिस का काम है, तो
जी जी मेंटेन। इसमें आप मुख्यमंत्री से कोई बातचीत करेंगे सर, क्योंकि आप पार्टनर हैं सरकार में, इतनी बड़ी घटना हो गई, आप दुखी भी हैं, तो इस आईएएस के व्यवहार को लेकर या कल वाली घटना की जांच के विषय को लेकर कोई बात आपकी हुई है बीजेपी की या बैठक थी, या आप कोई बात भारतीय जनता करेंगे? पार्टी के लोगों ने कल उस पर बयान भी दे दिया, सारी बात कल रखी, मगर जो वीडियो आई है और जिस तरह के बात उस वीडियो में कही जा रही है, कई लोगों ने उसको सोशल मीडिया के और कई अखबारों ने, आज प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी दर्शाया है। मुझे लगता है कि जो ओथ एक अफसर लेता है अपने हाई एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन, वो फुलफिल नहीं करता सर। उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो सरकार जरूर करेगी। सरकार के कार्यक्रम जारी रहेंगे सर अभी भी लोगों को हम जाकर के फील्ड के अंदर, क्योंकि रोड जाम की फिर जारी ख्याल से तो 9 महीने में रुके। सर 75% रिजर्वेशन को लेकर अब उसका कानून भी बन गया है, क्या स्टेटस फिलहाल है, कब तक इम्प्लीमेंटेशन उसका? नेक्स्ट मंथ इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। सितंबर 2021 75% रिजर्वेशन in all private trusts, societies, private partnerships will be implemented in state. 1 सितंबर में परवाना के परवाना जो कानून वाले जो 3 कृषि जो कानून, परवाना जी की सुनिए, सबसे सीनियर मोस्ट हाँ जी परवाना पास में जाके बोल रहा, पास में जाके बोल इधर आ जाओ माइक आगे भी ठाक कर मैं आपको ना पहले अब तुम क्या होना है? थैंक यू वेरी मच जी। छोटा साहब, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उस पर दखल नहीं देना चाहता था, क्योंकि लग रहा था कि आपका ध्यान और सब्जेक्ट की तरफ है। मेरा क्वेश्चन ये है जी कि हरियाणा विधानसभा का एक बाई इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक विद 6 मंथ इलेक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है या हरियाणा सरकार ने रुकवा दिया है। पॉइंट ये है कि क्या आपकी सरकार इलाहाबाद बाई इलेक्शन के लिए तैयार है? भाग तो नहीं रही? बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है सर। रोना जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं इतना बोलती ना तो सरकार भाग गई। सरकार पूरी तौर पर तैयार है, और ये निर्णय कोई प्रदेश सरकार का या प्रदेश इलेक्शन कमीशन का नहीं है। ये फैसला देश की सबसे स्वतंत्र बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, और केवल मात्र हरियाणा का एक बाई इलेक्शन ही रोका गया। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर एमपीज की, एमएलएज की कोविड के कारण डेथ हुई, और उन तमाम राज्यों के बाई इलेक्शन आज रुके हुए हैं, लुकिंग एट द पेंडेमिक स्टेज इन द कंट्री। और जिस दिन इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करती है, प्रदेश की सरकार और दोनों पार्टियां पूरी तौर पर तैयार है। इलाहाबाद लड़ेंगे अपने दम पे, और इलाहाबाद को जीतने का। सर जी गठबंधन का पहले लॉकडाउन में सर मेरा क्वेश्चन ये मिलके लड़ेंगे है, तो गठबंधन का ही होगा। आप सर जी पहले लॉकडाउन में काइंडली मुझे रिपीट करने की इजाज़त दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इलाहाबाद का बाई इलेक्शन नेक्स्ट ईयर फरवरी महीने पंजाब विधानसभा के? परवाना जी इसका जवाब तो अगर कोई दे सकता है तो सुनील अरोड़ा जी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ही दे सकते। रिटायर हो गए तो जो नए आगे वो देते हैं। दूसरे सिटीजन का 2-3 क्वेश्चन है क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया, कर दिया। 3-4 विषय ऐसे जो ज्वलंत चल रहे हैं, जो पूछना चाहते हैं कि नंबर 1 पंचायत चुनाव के क्यों हम पीछे हटते जा रहे हैं? हम पूरी तौर पर तैयार हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन को हमने लिखित पे दी, क्योंकि सब मैटर चल रहा है, और पिछले तारीख पे कमेंट हुआ पुराने फॉर्म। हमने जब अमेंडमेंट्स करी है 50% रिजर्वेशन पर वुमेन, 8% रिजर्वेशन पर बीसीए, तो हम चाहते हैं कि उन अमेंडमेंट्स के साथ प्रदेश के इलेक्शंस हो,
और उन अमेंडमेंट्स के साथ महिलाओं को जो 50% हक या BCA को 8% हक जो हम देना चाहते हैं वो हक भी उनको मिले। जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स होना है वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ब्लॉक समिति का भी, जिला परिषद का भी ऑलरेडी हो चुका है और पंच और सरपंच के ड्रॉ ऑफ लॉट डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश देंगे। लेकिन अभी जो हाई कोर्ट में जो सरकार की तरफ से गया कि हम चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं, तो चाहते हैं हाईकोर्ट उस पर फैसला दे दे। तो जैसे एजुकेशन वाले पे आपको पता है पिछली बार डिले हुआ था, मगर एजुकेशन की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड रहे पंचायत के, ठीक है, वो एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट तक गया था और उसके बाद हम तो चाहते हैं हाईकोर्ट जल्दी निर्णय दे दे 50% वुमेन रिजर्वेशन पे या 8% BC पे, कि हम वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके प्रत्येक मेंबर, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर को वो इक्वलेंसी दे पाए। नहीं, पर ये चुनाव आप इकट्ठा करवाना चाहते हैं पंचायत। दूसरा पॉइंट ये चल रहा है, एक तो बात क्लियर होगी कि जब तक हाई कोर्ट हमारी इस जो हमने अमेंडमेंट किया है इसके अनुसार फैसला नहीं दिया, जब तक वो रोक रही है लगी रही है। नहीं, अगली तारीख पे अगर परमिट करता है हम तो करा देंगे। नंबर 1, अगर ये चल रहा है कि सरपंच पंच का एक बार करा लीजिए, जिला परिषद और ब्लॉक समिति का एक बार करा लीजिए, ये बच्चा काफी उचित चल रहा है। ये चर्चा किसने शुरू करी है? क्योंकि आप मंत्री हैं तो इसको चर्चा को विराम दे सकते हैं। ये तो हमारे अधिकारी क्षेत्र में है कि हम मेंबर अलग, सरपंच अलग, एज पर एक्ट तो सब अलग करा सकते हैं, मगर समय बचाने के लिए हमेशा इकट्ठे होते हैं। तो जिस दिन कोर्ट फैसला देगा प्रदेश सरकार नहीं, अभी हम कह नहीं सकते कि चुनाव एक होगा या नहीं होगा, लेकिन होगा तब जब हाई कोर्ट फैसला देगा। अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया कि सरपंच का अलग करेंगे, जिला परिषद ब्लॉक समिति का अलग करेंगे। लेकिन सर हाई कोर्ट ने सरकार को एक सलाह दी है कि अगर आप जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं तो पुरानी जो आपकी नोटिफिकेशन है बिना आरक्षण वाली, उसके आधार पे कराएं। अनुराग जी, जब हमने निर्णय महिलाओं को 50% हिस्सेदारी का और बैकवर्ड को 8% हिस्सेदारी का लेके आधिकारिक विधानसभा से, गवर्नर से पारित करा लिया, तो हम चाहेंगे नई अमेंडमेंट्स के साथ। इसका मतलब तो ये हुआ फैसला कभी भी आए नए कानून के अनुसार चुनाव। क्या लोकल बॉडी इलेक्शन आप बीजेपी के साथ लड़ने जा रहे हैं? पहले भी लड़े थे, आगे भी लड़े। दूसरे जी, मेरा एक सवाल था, पहले लॉकडाउन में एक शराब घोटाला का मामला सामने आया था, SCT बनी थी, SIT में, उसकी रिपोर्ट अध्ययन करने के लिए सेक्रेटरी को दी थी, तो अभी वो अध्ययन चल रहा है या पूरा हो गया? मनोज जी, ना तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोई लीकेज की बात उस समय कही थी, ना आज है। हमने सख्तियां बढ़ाई है। मैंने आपके साथ डाटा भी शेयर किया है कि 1249 ब्रीच केसेस पूरे प्रदेश में पिछले एक्साइज ईयर में दर्ज हुए, जिसमें 250 से ऊपर करोड़ की पेनल्टी लगाई और 136 करोड़ रुपया हमने रिकवर किया। वो पुलिस का काम है। जो नॉन ड्यूटी पेड अगर कोई भी शराब होती है तो उस पर पुलिस का काम है। सर, ये कोई बाइफिकेशन आप देंगे टैक्स कलेक्शन की और कंपैरेटिव फिगर्स बिफोर? आप अगर लेना चाहे CGST कितना है, SGST कितना है, एक्साइज कितना, बिफोर एंड आफ्टर लॉकडाउन पेट्रोल, डीजल, बिल्कुल महीने वाइज अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको साथ में। लेकिन साहब जो इशू जो कल वाला हुआ, ये जो कोई प्रतिनिधि घटना है, इशू तो ये है कि 3 कृषि कानून जिसपे किसान आंदोलन चल रहा है, चाहे वो आपको यूपी, पंजाब और राजस्थान के लीडर करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून वापस। आप क्या चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हों या अमेंडमेंट? मैं तो अगर प्रदेश की बात करें, 3 चीजें जो मैंने कही, ये मुद्दा बन के 3 कृषि कानूनों के ऊपर आई। मंडी बंद हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, जमीन पे कब्जे। 1 साल में ना तो मंडी खत्म हुई, एडिशनल मंडीज हमने तीनों प्रोक्योरमेंट में करी, और साथ में इस बार तो हमने सिरसा के अंदर 56-57 एकड़ जमीन खरीदी है कि एडिशनल मंडी वहां हम बनाएंगे। अगर मंडियां खत्म हो रही होती तो सरकार क्यों करोड़ों रुपए की जमीन? तो हमारी हरियाणा की बात है ना, मेरा तो वही MSP की बात है। अपने MSP पूरी तौर पर फार्मर की। मैं तो ये पूछा कि अगर पंजाब भी कर सकता, राजस्थान भी कर सकता है, यूपी भी कर सकता, तो अपना स्टेट में ले सकती है। हम तो कृषि कानून के पूछे, मैंने महाराज ये पूछा कि हरियाणा में क्या करते हैं। पहली चीज तो आप मेरे को महाराज कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कृषि कानून तीनों ही हैं। 3 अलग-अलग हैं। ये तीनों कृषि कानून नाम दिया जा रहा है, वो दिया मैंने दिया, एक स्टोरेज का है, एक उसका है, लेकिन इनमें कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अमेंडमेंट्स तो होनी चाहिए। हमने भी निरंतर प्रपोज करी है, केंद्र भी उन पे सहमति अपनी देगी थी, मगर जब वो जो एजिटेशन के लीडर्स थे उनकी
सहमति नहीं बनी प्रेजेंटेशन करता, सहमति बन जाएगी, अमेंडमेंट्स आ जाएंगे, अमेंडमेंट्स के लिए प्रधानमंत्री भी तैयार है, केंद्र सरकार भी तैयार है। पर अल्टीमेटली तो सर वर्कर्स तो वो सारी पार्टीज के ही हैं, जो भी फार्मर्स हैं या जो प्रोटेस्टर्स हैं, अल्टीमेटली तो सारी पार्टीज के ही वर्कर्स हैं। तो व्हाई डोंट यू योर पार्टी और एनीवन एल्स स्प्रेड अ वर्ड? पार्टी की तरफ से बात करूंगा, पार्टी की तरफ से आज सरकार की तरफ से कर रहा हूँ। तो आई एश्योर एवरी फार्मर डिस्पाइट ही जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, INLD और हलोपा, अगर वो फार्मर है, आई विल सिक्योर हिज इंटरेस्ट। और फॉर दैट इन लास्ट 1 year I have spoken widely that we will not let MSP go down, we will not let any market to be shut। और आज उसका असर है कि कोई मंडी कभी बंद होती थी, आज वो भी सारी सुचारू तौर से चल रही है। पहली बार है कि दामी का 360 करोड़ रुपया खरीफ का ऑलरेडी आड़तियों के खातों में जा चुका है। सर पिछले साल आपने बाजरा 7.5 लाख मीट्रिक टन 2250 रुपए में खरीदा था और आपको वो 1300 रुपए में बेचना पड़ा था इतना खरीद के। इस बार पता लगा कि कुछ लक्ष्य आपने खरीद कर घटा दिया। ना तो लक्ष्य पे भी चर्चा हुई है, ना खरीद कितनी होगी उसके ऊपर चर्चा हुई। अभी तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये आदेश दिए गए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से 30 तारीख तक जितने भी रजिस्टर्ड फार्मर्स होंगे उनकी वेरिफिकेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कराएगा। प्रति एकड़ 8 कुंटल जो प्रोक्योरमेंट है उस हिसाब से हमें डाटा प्रोवाइड करेगा। परसों जो हमारी लास्ट प्रोक्योरमेंट की बैठक हुई थी उसके अंदर 13,000 जो प्लास्टिक के हमारे गनी बैग्स होते हैं उसकी शॉर्टेज 7.5 लाख को देखते हुए थी। उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर इशू करने के आदेश दे दिए गए। पूरी तौर से प्रदेश सरकार तैयार है। अगर बाजरा इतनी किसान का भी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा आज के दिन तो हम अपने देश के किसान को अश्योर कर पाए, वही हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि इतिहास में अनुराग जी शायद मेरे जन्म से लेकर आज तक 33 सालों में एक ही ऐसा समय था जब 30,000 मैट्रिक टन बाजरा प्रोक्योर हुआ 2003 के, और फिर 2019 के अंदर 1.5 लाख मैट्रिक टन, और 2020-21 में पहली बार था कि देश के अंदर हरियाणा इकलौता राज्य था जिसने 7.25 लाख मैट्रिक टन बाजरे की प्रोक्योरमेंट की। आज वो बढ़ती है घटती है, ये हमारे 4 अलग-अलग तरह के सर्वे चल रहे हैं, वो डाटा आने के बाद सरकार उसको निर्णय। दुष्यंत जी, अभी कुछ डिपो में राशन डिपो में खराब अनाज पाया गया था, कैथल में, करनाल में, कुछ अधिकारी सस्पेंड भी किए थे, क्या मामला था सर? और अलग-अलग जगह कंप्लेंट आई थी कि खराब राशन भेजा गया है। एक बुलाना की भी वीडियो मेरे पास किसी ने आज से हफ्ता पहले रात को भेजी थी, जहां गेहूं की ढेर में पानी की पाइपलाइन लगाकर उसको खराब किया जा रहा था। उसके ऊपर कल हमने 4 इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड भी किया जिनने गलत रिपोर्ट बनाकर भेजी थी। इसी प्रकार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने इंस्पेक्शंस भी कराई है और सख्त कार्रवाई भी उन लोगों के विरुद्ध हुई है जिनने वेयर हाउस से लेकर डिपो तक जाते हुए राशन को डबल चेक नहीं किया। जरूर एक समस्या जो अब सामने आई, जो मुहाना का इंसिडेंट था, वहाँ पत्थर की शेप में गेहूं डिफॉर्म थी, वो कारण ये था कि जो स्टैक था फूड सिविल सप्लाईज का, उसका लास्ट स्टैक की बोरी थी। जब प्रेशर रहता है तो कोई भी चीज है, ज्यादा प्रेशर में तो पत्थर भी बढ़ जाती है, मिट्टी। अगर उस तरह से कोई खराबी है तो अगली बार उसको पहले चेक करें फिर सप्लाई किया जाएगा। मगर हमने अश्योर किया है कि जो अब इस सन महोत्सव से लेकर और नवंबर तक राशन वितरण होगा उसका एक एक दाना डबल चेक कर भिजवाने का काम करेंगे कि डिपोज के ऊपर जो ओवरबर्डन आज के दिन है, हर आदमी चाह रहा है कि उसका 5 किलो गेहूं उसको जल्द से जल्द मिले, उसमें कोई भी इस तरह की खराबी ना विपक्ष की तरफ से 3 ऐसे विषय हैं जिस पे विचारों की सरकार का पक्ष करवा, सरकार के तरफ बैठे हैं और उसमें आप माल दें 2 आपके महकमे से वो बार विधानसभा कैंसिल वोट नहीं आपने भी सुना और की बात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर किया, फिर जब बोलेंगे तो हम आपसे पूछते हैं। एक तो शराब घोटाले की बात करते हैं, शराब घोटाले किसी बेच जांच में जुडिशियल जांच होती है,
एक डिस्ट्रिक्ट घोटाले की बात करते हैं कि उसमें 200-300 तहसीलदार अफसरों को उनका नाम आया था, उसको दब गया। और तीसरा पेपर लीक वाले मामले में सीबीआई की जांच की गई, होम ने कुछ जांच कर दी, मुख्य मांग की थी, सरकार ने उसकी जांच की। इन तीनों में से कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, हमने 8 रेवेन्यू ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करी और उनके खिलाफ आज FIR दर्ज भी है, इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस, और उनको सबको रीइंस्टेट करने के बाद नॉन NCR रीजन के अंदर पोस्ट किया गया। जहाँ बात आप कर रहे हैं पेपर लीक की, मैंने तो पहले भी कहा है, आज भी कहते हैं कि सख्त कार्रवाई तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ जो पेपर जैसी लीकेज जैसी जगह में मिलते हैं। और इसके ऊपर हमने प्रदेश में कानून भी बनाया है कि आप अगर इस तरह की गतिविधि में पाए जाते हैं तो 2 से 3 साल सजा, और अगर आप इसके अंदर मास्टरमाइंड हैं तो 7 से 10 साल की सजा आपको मिलेगी। और मुझे लगता है कि अगर इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे हम उस एक्ट के अधीन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वो जो शराब घोटाले की वो बार-बार करते हैं, ना तो हमारे डिपार्टमेंट का था, क्लैरिफाई कर दिया हमने। जो ब्रीच केसेस तो शराब एक्साइज डिपार्टमेंट से बिल्कुल नहीं था, पुलिस के गोदाम के अंदर से निकली हुई शराब थी। जो L1 और L13 से जो L1 L13 से जहाँ भी ब्रीच हुई थी उसके 1250 केसेस दर्ज हुए, और उसके ऊपर हमने 256 करोड़ रुपए की कमेटी लगाई, जिसमें 136 करोड़ रुपया हमारे को रिसीव। पर वो घोटाला नहीं माना जाएगा क्योंकि तो ब्रीच माना जाएगा। अगर ब्रीच का केस है तो ब्रीच माना जाएगा, इसलिए वो घोटाला मामला नहीं है। वो जो पुलिस के गोदाम से निकला वो पुलिस। पर उसके बाद रूल रेगुलेशन कोई चेंज किया सर, गोडाउन बनाने का रूल या कुछ ऐसा? हमने पहले ही इस पूरे जहाँ पकड़ी गई पूरी घटनाक्रम से पहले ही एक्साइज एक्ट में बड़ी अमेंडमेंट करी थी, जिसमें कांग्रेस के विधायकों ने बड़ा शोर शराबा किया था कि इससे तो लोग जेल में जाने लगते हैं। जिनके दुख था उनका दुख विधानसभा में दर्शा। अच्छा, एक चीज और आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि हरियाणा ने इंडस्ट्रीज में कदम उठाया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और प्रधानमंत्री ने इस साल के बजट में पूरे देश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लागू करने का बजट स्पीच में वित्त मंत्री से ऐलान किया। हमने उससे आगे बढ़कर पिछले दिनों ये निर्णय लिया कि हम 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें हमारे हैंडलूम, हमारे कल्चरल प्रोडक्ट्स जो आज के दिन समाप्त होते जा रहे हैं उनको भी बढ़ावा मिले। और हमने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपके जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ अलग अलग MOU भी करेंगे, और अब ये प्रिंसिपली अप्रूवल हमने दे दिया है। नेक्स्ट मंथ अब 1 प्रोडक्ट 1 ब्लॉक की योजना प्रदेश के अंदर लागू करने का काम करेंगे, जिससे प्रदेश की जो MSME है उसको खास तौर पर बढ़ावा भी मिलेगा, और 140 ब्लॉक्स के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को जो हमने चिन्हित किया उनको स्पेशल इंसेंटिव के तौर पे हम डेवलप करवाने का भी काम करेंगे। एक क्योंकि अभी आपने निवेश की बात की और वो महत्व की आवश्यकता है, क्या आपके पास कोई डाटा है कि पिछले 7 साल में हरियाणा में कितना निवेश हुआ? आपको सेपरेटली भेज सकता हूं अभी। इस क्वेश्चन पे हमेशा जब भी मैं CM से और डिप्टी CM से बात करता हूँ इसका सेपरेट आंसर देते हैं। नहीं, आज अगर इंडस्ट्री की आप मेरे से बात निवेश की बात, क्योंकि निवेश मैं भी आपको खाने के ऊपर बैठे आपको सारा डाटा दे दूंगा। अभी इस वर्ष में 200 करोड़ है, इसमें 500 है, इसमें 1000 सर, क्योंकि 6 लाख करोड़ के आसपास के MOU हुए थे 2016 में। तो जो हुए थे मैं उस पर टिप्पणी नहीं, ये कंटिन्यूटी है ना। आप अगर पिछले 21 महीनों की बात करेंगे तो उसका डाटा मंथ वाइज आता है, उससे पिछले का कोई बदल लेना देना नहीं। सर, जो अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं जो हरियाणा के अंदर है, उनके सामने एक दिक्कत आ रही है, जो फाइनल अपनी कर चुके हैं ग्रेजुएशन का, उन्हें आगे एडमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ के सामने पैसे की दिक्कत है या कुछ और दिक्कत है। ICCR के थ्रू जो आए थे यहाँ पर, और उस वजह से उनका वीजा भी एक्सटेंड नहीं हो रहा है। कुछ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र थे जिनसे हमारी बात जितेंद्र जी, मेरे को जब मैं मुख्यमंत्री जी के ब्रदर के गया था उस समय MDU रोहतक के 4 छात्र मेरे से जुड़े। उसके बाद ACS हायर एजुकेशन से मैंने
चर्चा भी करेगी और इस पर निर्णय भी सरकार ने लिया कि कुल 31 छात्र कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, जिसमें ऑन कैंपस आज शायद 11 छात्र हैं और 11 छात्र एमडीयू यूनिवर्सिटी में, जिसमें ऑन कैंपस आज 4 छात्र हैं। सरकार ने आदेश दोनों यूनिवर्सिटीज को दे दिए हैं कि कोई भी छात्र अगर कैंपस में रहना चाहेगा, जब तक वहां से यहाँ बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई छात्र भूखा नहीं करेगा। और अगर किसी का फाइनल ईयर समाप्त हो गया और वो अपनी एजुकेशन को और करना चाहता है तो तुरंत वाइस चांसलर के डिस्क्रिशन होते से उसको नए कोर्स में एडमिशन दे दिया। और तमाम छात्र जो कैंपस पे थे आज वो कैंपस पे है। एमडीयू का एक केस जरूर था कि जिसकी एजुकेशन समाप्त हो गई थी उसको बाहर रुकना पड़ता था, उसको भी वापस कैंपस में शिफ्ट करने के आदेश दे दिए। प्लस तमाम छात्रों के लिए जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में शिक्षा लेने आए हैं, ये आदेश भी जारी कर दिया गया है कि अगर इनकी फीस नहीं भी आती तो वर्क एज यू स्टडी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की है उसके माध्यम से इनके खातों को लिंक कर इनकी ना तो एजुकेशन बाधित हो, ना इनके रहने की व्यवस्था में कोई बाधा आए। वो हमारे देश के मेहमान भी हैं। आज हमारे देश के अंदर वो अगर शिक्षा लेने आए तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। और अगर किसी को पर्सनल कोई इस तरह की दिक्कत है तो हम उसको फोकस कर मैं तो चाहूंगा कि छात्र संगठन इतने हैं तो मिलकर भी एक एक दो दो बच्चों को गोद ले। तो आज के दिन ऐसी मजबूरी तो नहीं आएगी कि किसी छात्र को बाहर रहना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं ही इसका खर्चा उठाऊंगा। पर मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, तो देश सरकार ने ऑलरेडी उसके ऊपर आदेश जारी किया। भोजन की व्यवस्था शायद